પરિષદમાં સ્વાગત છે। આપની વચ્ચે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના એક્સ સર્વિસમેન ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન કર્નલ રોહિત ચૌધરીજી છે। કર્નલ સાહેબ આપની વચ્ચે છે એવા સમય છે, 2 દિવસ પહેલા તેઓ સરકારી મહેમાનગતિ પણ માણીને આવ્યા છે, એટલે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ ભવન આગળ અગ્નિવીર ને અગ્નિપથ જે યોજના સરકારની, જેનાથી લાખો યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે રમત અને સુરક્ષાની પણ મોટા પ્રશ્નો છે, યુવાનો રોજગારના પણ પ્રશ્ન છે અને દેશ માટે જજ્બા લઈને જોડાવા માંગતા યુવાનોની ભવિષ્ય સાથે રમત છે। ત્યારે આપણી વચ્ચે કર્નલ રોહિત ચૌધરી સાહેબ છે, એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ। આપણી વચ્ચે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સન્માનીય હિંમતસિંહભાઈ પટેલ, અમારા પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી માનનીય બલદેવભાઈ લોણી, માનનીય રાજુભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, ભાઈ શ્રી સુનિલભાઈ ચીકા ઉપસ્થિત છે આજની પત્રકાર પરિષદમાં। હું વિનંતી કરું છું કર્નલ સાહેબને કે સૌથી પહેલા તેઓ આજના મુખ્ય વિષય ઉપર આપણી સાથે વાત કરે, ત્યારબાદ માનનીય હિંમતસિંહભાઈ પટેલ આપણી સાથે વાત કરશે। માનનીય કર્નલ રોહિત ચૌધરીજી। जय हिंद साथियों। गुजरात की महात्मा गांधी की धरती पर लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की धरती पर आया हूं। जय हिंद का जवाब तगड़ा मिलना चाहिए। जय हिंद साथियों। थैंक यू। अगर थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माफी देना। देश की सुरक्षा का काम है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े सारे सवाल हैं, जिसकी वजह से आज मोदी साहब के घर में एक फौजी आकर दहाड़ने के लिए आया है, बताने के लिए आया है कि मोदी साहब आपका राष्ट्रवाद झूठा है, आपका देश प्रेम और सेना का प्रेम झूठा है। आप हर समय सेना के पीछे जाकर झुकते हैं, उनके साथ होली और दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस सेना को और देश को कमजोर करने का आपने काम किया है। आज इस महात्मा गांधी की धरती को एक सैनिक का सलाम। आप लोगों ने स्वतंत्रता के युद्ध में, संग्राम में बहुत बलिदान दिए हैं और देश को नेतृत्व दिया है। आपके बीच में आए हैं इन बातों को लेकर कि आप ये बात घर घर में, कोने कोने में, हर गुजराती के घर में ये बात जानी चाहिए कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और अब देश कमजोर हो गया तो देश गुलामी की तरफ बढ़ेगा। और देश को बचाने के लिए, बाहरी ताकतों से बचाने के लिए, सरहदों को बचाने के लिए देश के प्रहरी है, देश की फौज है। उस देश को, फौज को ही जो कमजोर करने पे तुला है, वो कभी राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी और देशभक्त नहीं हो सकता। सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूं कि आप देशभक्त नहीं हैं। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपने देश की सेना को कमजोर होते देखना चाहेंगे? हां या ना का जवाब। हां या ना? नहीं। देश की सेना कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। देश को कमजोर होते देखना चाहेंगे? देश को फिर से गुलाम होते देखना चाहेंगे आज से 10 साल बाद? इस आजादी की लड़ाई के अंदर हर परिवार ने देश के बलिदान दिया है। 70 साल से अलग अलग सरकारों ने देश की सेना को कभी भी राजनीति के अंदर नहीं झोंका। पिछले 10 साल के अंदर राजनीति के अंदर झोंका जा रहा है। मोदी साहब ने देश की सुरक्षा कमजोर करने के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसके तहत
अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं, अग्निवीर फौज में भेजे जा रहे हैं मात्र 4 साल के लिए। 18 साल में भर्ती, 22 साल के अंदर बेरोजगार, 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सोल्जर, 1/3 ट्रेनिंग के साथ लड़ाई के मैदान में झोंक दिया जाएगा, जो कि वाकई ही सही नाम दिया उन्होंने, अग्निवीर। उस वीर को अग्नि में झोंकने का काम किया है। सेना की जरूरत नहीं की अग्निवीर। हमारे देश का 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है और 300 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है और 6500 किलोमीटर की समुद्री हमारी सीमाएं हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, उसके लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, हमें भाड़े के कॉन्ट्रैक्ट वाली आर्मी नहीं चाहिए। देश की सेना कमजोर हो गई। 2019, 20, 21 और 22 इसके दौरान हर साल 75,000 सैनिक लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। हमारी सेना इन 3-4 सालों के अंदर 3 लाख कम हो गई है। क्या आप अपनी सेना को कम होता देखना चाहेंगे? नहीं। और जो इस दौरान 2019 से लेकर और 2022 के दौरान जो भर्तियां होनी चाहिए थी फौज की, भर्ती प्रक्रिया उसको किया गया पूरा। जो युवा इसके लिए सिलेक्ट किए गए वो दर ठोकरे खाते रहे। कभी इनके मंत्रियों के पास, राजनाथ जी के पास, कभी प्रधानमंत्री जी के पास चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमें रेगुलर सैनिक के तौर पे जो भर्तियां हमारी हुई थी उसकी ज्वाइनिंग कराई जाए। कहा गया मार्च 2022 के अंदर कि आपको थोड़े ही दिन के अंदर भर्ती ज्वाइनिंग की जाएगी आपकी। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई कि इनको भर्तियां दी जाए, कंप्लीट किया जाए। राजनाथ सिंह जी ने कहा थोड़े दिन की और बात है, चिट्ठी है हमारे पास, राजनाथ सिंह जी से मिले, कहा कि हम थोड़े ही दिन के अंदर इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, इसको हम भर्तियां पूरी करेंगे, इनको ज्वाइनिंग देंगे। और अचानक मोदी साहब का एक तुगलक फरमान आता है 15 जून 2022। अचानक जैसे वो रात को 8 बजे आकर कई फैसले देते हैं, ऐसे ही उस दिन एक फैसला दिया कि आज से देश की सेना के अंदर सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे अग्निपथ स्कीम के तहत, और मात्र 4 साल के लिए। तो साथियों, ये युवा रातों रात बेरोजगार हो गए। ये उनके अपमान की, निराशा की और बेरोजगारी की एक दर्दनाक कहानी है। ये बच्चे दर की ठोकरें खा रहे थे। सत्याग्रह की भूमि चंपारण बिहार से, जो महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है, उनके सत्याग्रह से जुड़ी हुई है, वहां से 1100 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करके ये बच्चे दिल्ली पहुंचे। नवंबर में हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया। राहुल गांधी जी से 26 दिसंबर को ये मुलाकात हुई। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे जननायक, उन्होंने कहा बच्चों आपको अगर भर्ती नहीं मिली तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि जी 200 बच्चे तो अब तक खुदकुशी कर चुके हैं 1.5 लाख सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से। अगर हमें नहीं मिला तो हम भी शायद यही रुख अपनाएंगे। 1.5 लाख युवा जो भावी सैनिक हैं, जो सभी प्रक्रियाओं से पास हो चुके हैं, जिन्होंने लाखों रुपया, गरीब किसान मजदूर के परिवार के हैं, लाखों रुपया लगाकर ट्रेनिंग करी, जब से जवान हुए तो एक ही दिमाग में सपना था कि देश की सेवा करेंगे। देश प्रेम था उनके, देश की सेना में भर्ती होंगे। सुबह 4 बजे उठते थे, भाग दौड़ लगाते थे, ट्रेनिंग करते थे, तैयारी करते थे। उनके सपनों को तोड़ने का काम किया है मोदी जी आपने इन युवाओं को फिर से अपमान, निराशा और बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया, सिर्फ इस अग्निपथ स्कीम में। और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम इन युवाओं की बात को देश तक पहुंचाएंगे और सच्चाई देश तक बता के रहेंगे कि कैसे इस अग्निपथ स्कीम ने
2 वार किए हैं। पहला वार जो 1.5 लाख युवा भर्ती हो चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे थे, उनके सपनों को तोड़ने का काम। दूसरी चीज, अग्निपथ स्कीम लाकर देश की सुरक्षा के साथ घातक खिलवाड़ किया है और देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है। हमें देश की सैनिक बनाने में 5 से 6 साल, ऑलराउंडर सैनिक बनाने में 5 से 6 साल लगते हैं। एक मिसाइल का बटन दबाने के लिए पहले आपको 10 से 12 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप मिसाइल का बटन दबाने लायक बनते हैं। जहाज उड़ाने के लिए 18 लोग सर्टिफाई करते हैं अलग अलग सिस्टम को, और उसके लिए 10 से 12 साल के बाद आपको ऑथराइजेशन मिलता है। इतनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक टैंक चलाने के लिए जो टैंक का ड्राइवर है वो कोई नॉर्मल ड्राइवर नहीं है। माइनफील्ड के बीच में से उसने टैंक को ले जाना है, अपने टैंक को बचाते हुए, चारों तरफ से गोले आ रहे हैं, मिसाइल आ रही है, 120 बटन उसके सामने है, किस बटन से क्या करना है वो उसको मानसिक तौर पे, फिजिकली तौर पे उसको अपने दुरुस्त रहना है ताकि टैंक उड़ ना जाए और दुश्मन को परास्त करना है। एक समुद्री जहाज को चलाने के लिए उसमें 2 करोड़ कंपोनेंट हैं। उसके कंपोनेंट्स को अगर एक एक करके गिनती करने लग जाए तो 10 साल लग जाते हैं उसके कंपोनेंट्स की गिनती करते करते। क्या हमारा अग्निवीर 4 साल के लिए जो आया, 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सोल्जर, 1 साल की छुट्टी, 2.5 साल के अंदर रिटायर, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सेना को तरतीबी तौर पे, सिलसिलेवार तौर पे कमजोर किया जाता है। और उसके पीछे क्या साजिश है, साजिश के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे देश की सेना अगर 15 लाख है तो 2022 के बाद, वो 2022 में से पहले जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो वो 3 लाख कम हो गई। आज से 10 साल के बाद हमारी सेना तकरीबन आधी रह जाएगी और जितने सैनिक होंगे उसमें से 3/4 सैनिक सिर्फ अग्निवीर होंगे। और 10 साल के बाद ना तो आपका मिसाइल का बटन दबाने वाला, ना टैंक चलाने वाला, ना गन चलाने वाला, ना एयर डिफेंस करने वाला, और ना ही रडार को चलाने वाला, ना इंजीनियर, ना ईएमई, ना जहाज को सर्टिफाई करने वाला, ना हेलीकॉप्टर को सर्टिफाई करने वाला कोई बंदा नहीं रह जाएगा। और जो ये अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं उनमें से 75% जो वापस आ जाएंगे, वो 75% सैनिक वो किसी ना किसी पूंजीपति के द्वार पर खड़े होंगे, उसकी सेना के अंदर भर्ती हो जाएगा। प्राइवेट आर्मीज की तरफ हम चलन कर रहे हैं। प्राइवेट आर्मीज आ गई तो इन प्राइवेट आर्मीज, ये प्राइवेट आर्मीज जो है वो हमारी देश की सेना से मजबूत हो जाएगी। आज रशिया इतना बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी का मास्टर है, हथियारों का मास्टर है, उसके बावजूद भी वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट की आर्मी है, वैगनर आर्मी है, लेकिन यूक्रेन के पास रेगुलर आर्मी है। इस वजह से यूक्रेन का बच्चा लड़ाई लड़ने को तैयार है अपने देश को बचाने के लिए। ऐसा ही जज्बा हमने देखा है हर लड़ाई के अंदर। जब कभी भी लड़ाई होती है तो सेना के साथ साथ हर नागरिक, आप सबके घरों से कुछ ना कुछ बच्चे जो है तैयार होकर कहते हैं कि हम फौज के साथ काम करेंगे, अपना खून देने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे याद है कारगिल के युद्ध के अंदर हमें हाथ जोड़कर बताना पड़ा था कि इतना ब्लड डोनेशन हो गई थी कि हमें जरूरत होगी तो हम बताएंगे। तो यह है हमारे देश के नागरिकों का फौज के प्रति जज्बा, भावना। हम देशभक्त हैं, कुछ भी हमारी सेना के साथ हो जाए तो हमें वो बर्दाश्त नहीं है। तो मोदी जी अपनी सेना को कमजोर कर रहे हैं और ये जो प्राइवेट
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं और वो प्राइवेट आर्मीज बनाएंगे और हमारे इन लोगों को या तो अफगानिस्तान में, सीरिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाइयों में झोंकेंगे या फिर हमारी सेना इन प्राइवेट आर्मियों की मोहताज हो जाएगी। और याद करो 400 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पैसे से उन्होंने सब लोगों को खरीद लिया था, राजे रजवाड़ों को खरीद लिया था। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद जी, बाल गंगाधर तिलक जी, ऐसे अनगिनत नाम है, शहीद भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे अनगिनत नाम है जिन्होंने कुर्बानियां दी और हमारे देश को आजाद कराने के अंदर योगदान दिया। अब अगर प्राइवेट आर्मीज हो गई, पूंजीपतियों की आर्मी हो गई, तो हमारी सेना जो है कमजोर हो चुकी होगी और हमारी सेना के ज्यादा मजबूत कौन होगा? प्राइवेट आर्मीज, और हम इनके गुलाम बन जाएंगे। और आप मार्क माय वर्ड्स टुडे, अगर हमने अपने आज समझदारी दिखाकर इनको 2024 में अगर इनको बाहर नहीं निकाला तो ये देश अगले 10 साल के अंदर इतना कमजोर हो जाएगा और गुलाम हो जाएगा। ये एक डिजाइन के तहत है। तो हमने ये जब सब चीजें समझी और समझने के बाद फैसला किया कि हम देश को बचाने की मुहिम चलाएंगे। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसके अंदर संवाद किया नागरिकों से, पूर्व सैनिकों से, जो सैनिक जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे, सभी वर्गों से उन्होंने संवाद किया कि भाई देश को कैसे मजबूत बनाना है, क्या ये अग्निपथ स्कीम सही है या नहीं है। तो सब एक सुर में आवाज आई कि अग्निपथ स्कीम को चले जाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए सही है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। इस न्याय यात्रा के अंदर हमने फैसला किया, राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि हमें एक युवा न्याय चाहिए और सेना के लिए भी न्याय चाहिए। इस युवा न्याय के लिए कि युवाओं को रोजगार भी चाहिए, रोजगार के साथ साथ उनको देश की सेवा का जो उनका सपना है वो भी पूरा करना है। तो राहुल गांधी जी ने उनके दिशा निर्देश पर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, इंडियन यूथ कांग्रेस, NSUI सबको मिलाकर हमने एक 31 जनवरी को जय जवान कैंपेन चलाई है। इस कैंपेन के दो मोटे पहलू, पहला पहलू ये अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है। इसके दो पहलू कि 1.5 लाख युवा जो 2019 से 22 के बीच में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, उनको तुरंत प्रभाव से उनको ज्वाइनिंग कराई जाए। दूसरा अग्निपथ स्कीम को खत्म करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करें और जो अग्निवीर भर्ती किए गए हैं उनको परमानेंट किया जाए। ये देश की सेना को मजबूत करने का काम है। इसके साथ हमने जो इसका प्लान है, जय जवान कैंपेन का प्लान है। प्री लॉन्च एक्टिविटी की गई 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में, जिसमें पूरे देश भर में सभी लोकसभाओं में 400 के करीब लोकसभाओं के अंदर पूर्व सैनिकों ने और सैनिक ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटेस्ट किए गए। एक सुर में आवाज आई कि भाई इन 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए, वापस ज्वाइनिंग कराई जाए और अग्निपथ स्कीम को खत्म करें और अग्निवीरों को परमानेंट करें। इसके बाद 31 जनवरी को उसको लॉन्च किया गया। 1 फरवरी से लेके और 10 फरवरी तक जंतर मंतर पर हमारी लड़ाई चल रही है और ये युवा और हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जंतर मंतर से बजट सेशन के समय पहले दिन से, जिस दिन बजट सेशन शुरू हुआ था उस दिन से लड़ाई कर रहे हैं। और 6 फरवरी को जब हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी तो अपनी बात कहने के लिए उपराष्ट्रपति साहब उतर गए। लेकिन इस सरकार को वो भी लोकतांत्रिक पीसफुल प्रोटेस्ट मंजूर नहीं है और इन्होंने हम लोगों को गिरफ्तार किया और बेवजह गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार किया और मेरे साथ बहुत सारे पूर्व सैनिक और युवाओं को गिरफ्तार किया। रात को 11 बजे तक हमें छोड़ा। तो साथियों, ये एक समस्या है हमारे सामने। तो अभी 1 फरवरी से लेके और 28 फरवरी के दौरान जो प्रोग्राम है
हम 30 लाख परिवारों, पूर्व सैनिक और सैनिक परिवारों तक पहुंचेंगे। यूथ कांग्रेस, NSUI, पूर्व सैनिक विभाग, सब लोग और INC सब लोग मिलकर सब लोगों के घर जाएंगे। ये जो जय जवान कैंपेन लॉन्च की गई है, इस कैंपेन के अंदर मिस्ड कॉल नंबर भी दिया गया है। इस कैंपेन के अंदर सब लोग जुड़ सकते हैं, आम नागरिक भी जुड़ सकते हैं और जो 1.5 लाख युवा है वो भी जुड़ सकते हैं, अग्निवीर भी जुड़ सकते हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं। ये देश को बचाने की मुहिम है और 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये चलता रहेगा और उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे। 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जितने भी वॉर मेमोरियल है पूरे देश में, उन सब के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाएगा। सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे और 17, 18 और 19 मार्च को हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 50-50 किलोमीटर की मार्च की जाएगी, जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस, NSUI सब मिलकर पदयात्रा करेंगे और देश के अंदर अवेयरनेस लाएंगे कि ये देश के अंदर एक ऐसा जुल्म हो रहा है देश की सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ और युवाओं के साथ। हम इस न्याय युद्ध में, राहुल गांधी जी के इस न्याय युद्ध के अंदर हम सब लोग भागीदार हैं। हम सेना और युवाओं का न्याय चाहते हैं। और साथियों, एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद विजय वर्गीय साहब ने कहा था कि ये जो 75% लोग आएंगे वापस, ये बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदार के तौर पे होंगे। मैं यहां से आह्वान करना चाहता हूं कि ये बड़ी शर्मनाक एक बात है कि आप अपने देश के सैनिकों के बारे में ऐसा कहना चाहते हैं, चाहे उसने मात्र 4 साल सेवा दी हो, लेकिन देश का सैनिक रहा है। देश का सैनिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी का, RSS का या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है, जागीर नहीं है उनकी। ये देश का सैनिक देश की धरोहर है, आपका सैनिक है, देश का संविधान से जुड़ा हुआ सैनिक है। उसकी इज्जत करना सीखें। और मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को और अधिकार मंत्रियों को, बीजेपी के मंत्रियों को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अग्निवीर बनाकर दिखाएं। अगर आप अपने बच्चों को अग्निवीर बनाते हैं, ये -60 डिग्री से 60 डिग्री तक काम करने वाले सैनिक हैं। देश की सेना में भेदभाव ना करिए। रेगुलर सैनिक और उन दोनों के बीच में जो भेदभाव है, उसका बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तमाम सुविधाएं जो एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं, वो हमारे अग्निवीरों को नहीं मिलेंगी। ना एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, ना शहीद का स्टेटस, ना उनको पेंशन, ना ग्रेजुटी, और मात्र 21,000 के वेतन के अंदर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो देश की सेवा करेंगे, सरहदों की रक्षा करेंगे, जबकि उसका भविष्य भी सेफ नहीं है। और 4 साल जब उसकी सेवा है तो वो क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही गलत स्कीम है, इसको तुरंत प्रभाव से जाना पड़ेगा। और अगर मोदी साहब नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आएगा और हम अग्निपथ स्कीम को भी खत्म करेंगे, 1.5 लाख युवाओं को भी ज्वाइनिंग कराएंगे और अग्निवीरों को भी परमानेंट करेंगे। एक बात मैं इनसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि बीजेपी और RSS के लोगों को खासकर कहना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। ये बीजेपी और RSS वालों को मैं साफ साफ संदेश देना चाहता हूं। और अंत में मुझे वो बात याद आती है जो कविराज दुष्यंत ने कहा था, ये अति हो गई है इस समय, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, अति हो गई है। हमें आजादी चाहिए और गुलामी नहीं चाहिए, अति हो गई है। और उन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं मोदी जी, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, गुजरात वासियों, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद साथी।
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ માનનીય નસીબા પટેલને વિનંતી કરું કે તેઓ આપણી સાથે ટૂંકામાં વાત કરે. માનનીય નસીબા પટેલ. આજે આપણી વચ્ચે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના ચેરમેન એક્સ આર્મી વિભાગના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ ભાઈ શ્રી કર્નલ રોહિત ચૌધરીજી જ્યારે ગુજરાતમાં પધાર્યા છે ત્યારે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી એમનું ખૂબ ખૂબ હું સ્વાગત કરું છું. આજે અહીંયા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અમારા મુખ્ય સિનિયર પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ દોશી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી બલદેવ લુણી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, અમારા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઓફિસ બેરર ભાઈ સુનિલ જીકાર, ભાઈ શ્રી મેહુલ પટેલ અને ઉપસ્થિત તમામ પત્રકાર મિત્રો, હું આજે ભાઈ શ્રી કર્નલ રોહિત ચૌધરીનો બહુ બહુ ધન્યવાદ અને આભાર માનું છું કે એમને ગુજરાત સમક્ષ આવીને આ દેશની જે ધરોહર છે, જે આ દેશની સુરક્ષા અને સલામતી માટે પ્રાણની આહુતિ આપનાર, શહાદતને બલિદાન આપવા માટે જે આપણા આર્મી મેન ને સૈનિકો દિવસ રાત ગમે તેવું તાપમાન હોય, ઠંડી હોય, વરસાદ હોય, બરફ પડતું હોય, એની વચ્ચે આજે આપણી દેશની સરહદોને સુરક્ષા અને સલામતી એમને આપી છે. એવો આ સંવેદનશીલ મુદ્દો રાહુલ ગાંધીજીએ, રાષ્ટ્રીય નેતાએ અમારાએ જ્યારે આ મુદ્દા એ ન્યાય આપવા માટે સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં જે જનજાગૃતિ લાવવા માટે એ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, એના ભાગે આજે ગુજરાત આવ્યા છે ભાઈ શ્રી કર્નલ રોહિત ચૌધરી. આ વાત બહુ ગંભીર છે કે આર્મીની અંદર તમે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ નાખો. ગુજરાતના યુવાનોનું તો શોષણ થઈ રહ્યું છે. અહીંયા તો એમને તમે સરકારી નોકરીમાંથી બકાત રાખીને તમામ ક્ષેત્રમાં તમે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા લાગુ કરી નાખી છે અને હજારો લાખો યુવાનો બેરોજગાર થઈ રહ્યા છે. એ જ રીતે આર્મીની અંદર પોતાની પ્રાણની આહુતિ આપીને, બલિદાન આપીને જે આપણા સૈનિકો આપણી સુરક્ષા અને સલામતી, આ દેશને સલામત રાખે, એની અંદર જે રીતે અગ્નિવીર ને અગ્નિપથ ની જે 4 વર્ષની જે યોજના લાયા છે, હું માનું છું આ દેશના યુવાનો અને દેશના યુવાનો સાથે આનાથી ગંભીર અન્યાય કોઈ બીજું ના હોઈ શકે. ટેકનિકલ વાત એમને બહુ કરી છે, એ મુદ્દાનો રિપીટ નહીં કરી કે આર્મીની અંદર કેટલા વર્ષની ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ, કેટલા વર્ષની ટ્રેનિંગ પછી આપણો યુવાન સરહદ ઉપર લડવા માટે સક્ષમ થાય છે અને દેશની સુરક્ષાને સલામતી માટે લડે છે. મારા પરિવારમાંથી મારા ભાઈ ભત્રીજા અને મારા કુટુંબના લોકો આર્મીમાં છે. કારગિલના યુદ્ધમાં મારા સગી ભાણીનો દીકરો શહાદત વોરી છે. મને ખબર છે કે જ્યારે જે 24 વર્ષ કે 26 વર્ષનો યુવાન ઘરની અંદર શહીદ થાય, એના લગ્ન થયા હોય, લગ્ન થઈ 2 વર્ષ થયા હોય, ક્યાંક 1 વર્ષ થયા હોય અને એકાદ બાળક થયું હોય, એ પરિવાર ઉપર શું વીતે છે? એને તમે પૈસા આપીને કે આર્થિક સહાય આપીને માણસ પાછો નથી આપી શકતા, પણ આ દેશની સુરક્ષા અને સલામતી માટે એવી માતાઓ છે કે જે એને એવા વીરોને જન્મ આપ્યો છે કે જે આજે પણ દેશની આર્મીમાં જવા માટે થનગની રહ્યા છે. અને એવા જે 1.5 લાખ લોકો જે આર્મીની તમામ ભરતી પ્રક્રિયા માટે પસંદગી પામ્યા અને જે નોકરીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એપોઇન્ટમેન્ટ લેટરની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એની સામે જે રીતે કર્નલ ચૌધરી સાહેબે વાત કરી કે રાતો રાત રદ કરી દેવામાં
અને અગ્નિવીર અને અગ્નિપથની 4 વર્ષની કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ જેવી યોજનાઓ લાગુ કરવામાં આવી એ યુવાનો સાથે ઘોર અન્યાય છે આ દેશની અંદર. એના માટે કોંગ્રેસ પક્ષ જે વાત કરી છે કે જ્યારે આ 2024 લોકસભાના ઇલેક્શનમાં કોંગ્રેસ પક્ષ સત્તા ઉપર આવશે તો 1.5 લાખ લોકો જે લોકો તમામ ભરતી પ્રક્રિયામાં થી પ્રોસેસમાંથી પાસ થઈ ચૂક્યા છે, જે લોકો નિમણૂકની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એમને કાયમ કરવામાં આવશે અને અગ્નિપથની અંદર પણ જે લોકો નોકરી ઉપર લાગ્યા છે એમને પણ કાયમ કરવામાં આવશે. આ કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા સુરક્ષા અને સલામતી માટે કોઈ પણ દિવસ સમાધાન કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કર્યો નથી અને હર હંમેશા આર્મીને ફ્રીડમ આપીને આર્મીની ચારો પાંખ થલ સેના, જલ સેના, વાયુ સેના તમામ જે આપણી જે ચારો પાંખનો વડાઓ છે આ રાષ્ટ્રમાં સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે રાજકીય હસ્તક્ષેપ વગર કોંગ્રેસ પાર્ટી આ દેશની અંદર અત્યાર સુધી જ્યારે શાસન ત્યારે રાજ કર્યું છે. આ ગંભીર બાબત છે કે આવા પણ જે ગંભીર મુદ્દાઓ ઉપર રાજકારણ ખેલાય, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ લાગુ કરાય અને આ દેશનો યુવાન સહન નહીં કરે. અને એની અંદર પણ અગ્નિપથ અગ્નિવીરમાં કેટલાક યુવાનો હમણાં મેં મીડિયાના માધ્યમથી ક્યાંક વાંચ્યું છે કે જેમને શહાદતો આપી ક્યાંક શહીદ થયા તો એને આર્મીનું જે સન્માન મળે અને આર્મીના જે એને આર્થિક રીતે જે લાભો મળે છે લાભોથી પણ વંચિત રાખ્યા છે. શહીદના સન્માનનું પણ માન નથી રાખ્યું. આવી આ ઘોર ઉપેક્ષા થઈ રહી છે. સમગ્ર બાબત કરાય તો આ મુદ્દો ખૂબ ગંભીર છે. અમારા આવા જે હંમેશા આર્મીમાં જેમને નોકરી કરી હોય એ યુવા જ હોય છે એવા અમારા લીડર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કર્નલ રોહિત ચૌધરી સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં આ મુહિમ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે અને રાહુલ ગાંધીજીનું નેતૃત્વ જ્યારે આની અંદર આપણને મળી રહ્યું છે ત્યારે અમે સમગ્ર કોંગ્રેસ પાર્ટી આ માટે સંઘર્ષ કરીશું અને અગ્નિવીર અગ્નિપથ જેવા જે અમારા સૈનિકો છે એમને અન્યાય નહીં થાય અને અન્યાય નહીં થવા દઈએ. 1.5 લાખ સૈનિકો જે ભરતી પ્રક્રિયામાં પાસ થઈ ગયા છે એને પણ ન્યાય મળે એના માટે કોંગ્રેસ સંકલ્પબદ્ધ છે. ધન્યવાદ. આભાર. થેન્ક યુ. તમામ પત્રકાર મિત્રોનો